गुड इवनिंग बच्चों। आइए देखिए आज अपन सबसे पहले जीएसटी के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कशन से पहले एक बार मैं पूरे एक्ट की एक फ्रेम बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज अपन कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर जो मेरा फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है क्या, इंट्रोडक्शन। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो आपको पता है कि दो एक्ट निकल के आए। एक का नाम था क्या, सीजीएसटी एक्ट, और एक का नाम है आईजीएसटी एक्ट। हालांकि एक छोटा एक्ट और होता है जीएसटी कंपनसेशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। ये कोई खास नहीं है। इन चारों एक्ट में जो मेन सेक्शन था, मेन एक्ट है, वो है सीजीएसटी एक्ट। जी, सीजीएसटी एक्ट के अंदर टोटल जो सेक्शन थे 1, 2, 3 to 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 से 21, 22, 23 और 24, ये हमारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन थे। आपको पता है, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 1 से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और सेक्शन 1 बोलता है ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई है 1 जुलाई 2017 से। ओके, इस एक्ट में जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं उसकी डेफिनेशन है 2 में। 3 to 6 आपके कोर्स में नहीं, ऐसे मानो। जब भी हम पढ़ाई करते हैं चार्जिंग सेक्शन से। और जब आप चार्जिंग सेक्शन को देखोगे तो सेक्शन 9(1) बताता है कि 5 कंडीशन पूरी होने पर क्या लगता है, जीएसटी। तो अगर हम सेक्शन 9 को पढ़ेंगे तो किसी भी गुड्स और सर्विस की अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो एंड पर्सन इज द टैक्सेबल पर्सन एंड द गुड्स एंड सर्विस आर नॉट एग्जेम्प्ट, तो जीएसटी लगेगा गुड्स की वैल्यू पे। वो 5 कंडीशन है। सबसे पहले है गुड्स और सर्विस होनी चाहिए। क्या बच्चों, गुड्स और सर्विस। कंडीशन नंबर 2, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 4, पर्सन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। और वो जो गुड्स और सर्विस आप बेच रहे हैं वो क्या है, नॉट एग्जेम्प्ट। अगर आपने ये पांचों कंडीशन पूरी कर दी तो सेक्शन 9(1) बोलता है जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, जीएसटी। तो आज अब कितना लगेगा और कौन पे करेगा, तो कितना लगेगा इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यू पे हम क्या लगाते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट, उसमें से हम क्या लेते हैं, आईटीसी, और फिर ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और अगर हम कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं तो टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। वैसे तो जीएसटी सप्लायर पे करता है, बट कुछ केस में आरसीएम लगता है, मतलब रिसिपेंट पे करता है, और कुछ केस में इको भी पे करता है। अदरवाइज कौन पे करता है, सप्लायर। तो आपको जीएसटी को रिवाइज करना है तो ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, और ये जितनी भी बातें हैं वो इन सेक्शनों में लिखी हुई है। तो आपको जीएसटी के जो अपन आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, टैक्सेबल पर्सन के और टैक्सेबल टेरिटरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर अपन इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, गुड सर्विस, सप्लाई, थोड़े बहुत टैक्सेबल टेरिटरी, थोड़े बहुत टैक्सेबल पर्सन के मेजर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आरसीएम एफसीएम, आरसीएम एफसीएम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बार प्रोविजन वहां बोल दूंगा, बट अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले
अपन इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे सीए इंटर के कुछ पेपर्स, फिर सीएमए इंटर के, फिर सीए फाइनल के और सीएमए फाइनल के। वो मेन पेपर्स अपने साथ डिस्कशन रहेंगे। डिस्कशन दो तरह का है, एक तो चैप्टर स्पेसिफिक मतलब केवल टैक्सेबल पर्सन के क्वेश्चंस, और एक होता है मिक्स क्वेश्चन। क्या बच्चे होने मिक्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपसे चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है जिसका नाम है टैक्सेबल पर्सन। क्या बच्चे बोले टैक्सेबल पर्सन। तो आइए टैक्सेबल पर्सन के अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंटर और फाइनल में आए हुए हैं। आराम आराम से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप पढ़िए और फिर अपन इसको विद आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए। एक कंपनी है तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट एक्स की, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं, और कंपनी प्रोडक्ट एक्स ही तमिलनाडु में बेचती है, रजिस्टर्ड नहीं है। आपको पता है सेक्शन 23 में अगर आप होली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं, होली नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल एचओ फॉर एग्रीकल्चरिस्ट है 100%, और चौथा जिनकी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो शुरू की 3 लाइनें पढ़कर लग रहा है कि भैया वो तो रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल नहीं है। ऑल द इनवर्ट सप्लाई ऑफ द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। मतलब इस कंपनी की जो सेल है वो तो एग्जेम्प्ट है, और परचेज क्या है एफसीएम है, मतलब सेलर ही पे करेगा। इसका मतलब ये आदमी लाइबल नहीं है, यहां तक तो लग रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट सेल ग्रोथ करंट ईयर में 30% की वो अच्छा, कंपनी का टर्नओवर कितना है 45 लाख, और कंपनी 30% की ग्रोथ क्या कर रही है एक्सपेक्ट कर रही है। ओके। कंपनी परचेड मशीन परचेज की 1 जुलाई को, और उसकी प्राइस थी 30 लाख। हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर एग्जामिशन विड्रॉल हो गई। क्या हो गई बच्चों विड्रॉल, और अब जीएसटी लगेगा। इसका मतलब अब इसका टर्नओवर तो था ही, है ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इसका टर्नओवर तो था ही, और एग्जामिशन क्या हो गई विड्रॉल। तो नाउ अब एग्जामिशन विड्रॉल हो गई तो सेक्शन 23 लगेगा नहीं, अब सेक्शन 22 लगेगा। और जब सेक्शन 22 लगेगा तो हम टैक्सेबल टर्नओवर को भी जोड़ते हैं और एग्रीगेट और एग्जाम टर्नओवर को भी जोड़ते हैं। और अगर इसका टैक्सेबल और एग्जाम टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि ये गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तमिलनाडु में है, तो बताइए इसकी लिमिट लगेगी 40 लाख। तो बताइए उस केस के अंदर ये तमिलनाडु में क्या करवाएगा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ द ईयर 30 सितंबर तक 45 लाख हो चुका था। एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइज, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना। तो देखिए इसने सबसे पहले 22 में बताया कि भैया इसके ऊपर 40 लाख की लिमिट लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, और क्योंकि इस पे 10 लाख की लिमिट इसलिए नहीं लगी क्योंकि नोटिफाइड स्टेट्स में नहीं आ रहा। ओके। और ये कह रहा है क्योंकि वो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं, मतलब प्रोविजन को बोल रहा है ये। तो वैसे तो ये बोल रहा है क्योंकि इसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और लिमिट से ज्यादा है, तो वैसे तो लाइबल है, लेकिन ये 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है तो लाइबल नहीं है। तो यहां तक इसने केवल और केवल क्या बोला, प्रोविजन बोला। अब ये कह रहा है कि 1 नवंबर से उसकी पोजीशन बदल गई। इसका 1 नवंबर से पहले पहले ही एग्जेम्प्टेड टर्नओवर 45 लाख था, अब वो टैक्सेबल हो, अब आगे से वो टैक्सेबल हो गया। तो बताइए अब ये लाइबल हुआ नहीं हुआ, लाइबल हुआ। अब लाइबल हुआ तो इसको लाइबल होने के 30 दिन में क्या करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो बताओ फाइनल कॉल क्या रहा। अब ये एग्जाम से टैक्सेबल वाली दुनिया में आ गया, टर्नओवर इसका ऑलरेडी 40 लाख से क्या है ज्यादा है, तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या है लाइबल। मतलब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस।
फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस में वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल होगा या नहीं होगा? तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। आर्यभट्ट है, आसाम में है, बताओ इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स की। बच्चों आपको पता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, वहां तो लगेगी 10 लाख की लिमिट। अगर ये सर्विस का सप्लायर होगा तो 20 लाख की लिमिट। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम और तेलंगाना, वहां लिमिट क्या है? 20। लेकिन ये तो आसाम में है, तो आसाम में अच्छा नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है क्या? नहीं, तो लिमिट लगेगी 40 लाख। तो ये रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है, क्या बेच रहा है? रेडीमेड। इसका टर्नओवर कितना है? 12 लाख। इसका शोरूम मणिपुर में भी है। हो तो बच्चों ये आदमी दो जगह से सप्लाई कर रहा है, मणिपुर की मणिपुर में, आसाम की आसाम में। तो मैंने आपको बताया था जब एक पर्सन पे दोनों लिमिट लगती है तो कम वाली लिमिट अप्लाई होगी। कौन सी बच्चों? कम वाली। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताओ कौन सी लिमिट अप्लाई होगी? 10 लाख वाली। अब बताओ ये जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उन ईच स्टेट में क्या करवाएगा? रजिस्ट्रेशन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले तो उसने प्रोविजन लिख दिया, अब ये बोल रहा है आर्यभट्ट का टर्नओवर वहां 40 लाख की लिमिट लगेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट से भी कर रहा है, तो लिमिट कितनी अप्लाई होगी? 10 लाख। तो बताइए इसको रजिस्ट्रेशन कहां कहां लेना है? आसाम और मणिपुर, जहां जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। बच्चों अगर मान लो क्वेश्चन बोल देता कि मणिपुर से सप्लाई कर रहा है लेकिन वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? एग्जाम। उस केस में क्या होगा? फिर वो 40 लाख की लिमिट लगेगी, उस केस में 40 लाख की लगेगी। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट, भरत गोवा का है और गोवा से वो शूज बेच रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और गोवा में टर्नओवर 22 लाख का है। बताओ गो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मतलब गोवा में लिमिट मेरे हिसाब से 40 लाख की अप्लाई होगी। और जब 40 लाख की लिमिट अप्लाई होगी तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं है। लेकिन चेक कर लेना, अगर ये गोवा से इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? इंटर, तो केवल 22 पे ही ध्यान मत देना। अगर गोवा से इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो भले ही टर्नओवर कितना भी हो, कंपल्सरी क्या करवाएगा? रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये गोवा में केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? इंट्रा। तो बताओ लिमिट क्या लगेगी बच्चों? तो बताओ ये नॉट लाइबल। बोलिए बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है विक्रमादित्य, हिमाचल प्रदेश, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है ब्रिक्स की, फॉसिल मिल्स, और एग्रीगेट टर्नओवर द करंट फाइनेंशियल 24 लाख। आपको ध्यान है मणिपुर, मिजोरम 10 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख, अरुणाचल मतलब हिमाचल एपी है ना, अरुणाचल उत्तराखंड में 20 लाख। लेकिन अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो, क्या बोला? ट्रेडर भी है, कंपोजिशन स्कीम में तो मैन्युफैक्चरर ही है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के क्या हो? ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, तो लिमिट लगेगी 20 लाख। और आपको पता है फॉसिल ब्रिक्स नोटिफाइड गुड्स में आती है। तो लिमिट कितनी लगेगी? 20 लाख। और टर्नओवर इसका 24 है, तो लाइबल या नॉट लाइबल? लाइबल। आगे बात समझ में? आंसर देख लो। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है तुम्हारा, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फिलिंग स्टेशन है, फरीदाबाद में, हरियाणा में है, और आपको फॉलोइंग डिटेल दी है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 23 बोलता है अगर आप 100% नॉन टैक्सेबल गुड्स लाइक पेट्रोल और एल्कोहल में डील करते हो तब तो आप लाइबल नहीं हो। लेकिन अगर आप दोनों में डील करते हो, टैक्स एल्कोहल में और पेट्रोल और किसी और में भी, तो फिर 23 अप्लाई नहीं होगा। फिर जब 22 अप्लाई होगा तो जब हम टर्नओवर निकालेंगे तो वहां टैक्सेबल टर्नओवर को भी लेंगे, एग्जाम्ड को लेंगे, और एग्जाम्ड टर्नओवर इंक्लूड नॉन टैक्सेबल वो भी अपन लेंगे। तो बताइए इस केस में कितने का है? 14 लाख। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। जब बच्चों आपका टर्नओवर निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपन? टर्नओवर। तो ध्यान रखना हमारी ये होती है सेल साइड और ये होती है परचेज साइड। परचेज हमारी चाहे आरसीएम वाली हो चाहे एफसीएम वाली हो, बताओ ये टर्नओवर में नहीं आएगा। तो बताओ क्या ये इसका टर्नओवर में आएगा? नहीं आएगा। आरसीएम वाली परचेज होगी लेकिन टर्नओवर में नहीं आएगा। जैसे मेरी सेल पे मान लो आरसीएम लग रहा है तो टर्नओवर तो मेरा ही होगा ना यार, तुम्हारा थोड़ी होगा।
अच्छा, तो ये नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ ट्रांसफर ऑयल एट द फरीदाबाद हरियाणा, बताओ ये भी आएगा नहीं आएगा? आएगा। वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा टू लुधियाना विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, बताओ अगर ये सेम स्टेट में होता तो बच्चों ये एडिशनल प्लेस कहलाता, लेकिन ये दूसरे स्टेट में है, और दूसरे स्टेट में कहलाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो बताओ इवन विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 बोलता है उसको सप्लाई मानेंगे, क्या मानेंगे? तो बताओ टर्नओवर में आएगा नहीं आएगा? बोलिए ना। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मिजोरम ब्रांच, बताओ वो भी टर्नओवर में आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो 14, 2.5 और 2,40,000, तो बताइए इस आदमी का टर्नओवर कितना हो गया? 31,90,000। बोलो तो बताओ टर्नओवर में केवल क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, और बाकी सब टर्नओवर में आएंगे। कितना हो गया टर्नओवर? 31,90,000। अब ये क्या बोल रहा है? इट इज आर्ग्यू दैट इट डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, तो बताओ वो लाइबल नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, ये मणिपुर मिजोरम मिजोरम से सप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? तो जब मिजोरम में सप्लाई करेगा तो लिमिट 40 लाख की लगेगी 10 लाख की? 10 लाख। और जब 10 लाख की लिमिट लगेगी तो जिन जिन स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां वहां वो क्या करवाएगा? रजिस्ट्रेशन। तो बताओ कहां कहां करवाएगा? हरियाणा में, लुधियाना में और मिजोरम में। तो आंसर क्या है? ऑल द स्टेट फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई। और फर्दर एक चीज ध्यान रखना, अगर वलो इनका टर्नओवर 10 लाख से भी कम होता ना, लेकिन बताओ इसने अपनी हरियाणा ब्रांच, उसने लुधियाना ब्रांच को ट्रांसफर किया है, तो लुधियाना ब्रांच का मतलब है इंटर स्टेट, और जब इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा तो सेक्शन 24 में कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो भूल मत जाना, भले ही 22 मना करते लेकिन 24 लगेगा ना तो फिर आपको करवाना पड़ेगा। बच्चों क्लियर है क्या ये क्वेश्चन भी? ठीक है, ये फाइल मैंने आपसे शेयर कर ही ली है। ये सारे क्वेश्चन इंटर और फाइनल में आए हुए हैं। मैंने जितने भी इंटर और फाइनल में आज तक क्वेश्चन आए उनको सब इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं एक जगह लेके आ गया। तो अभी हम मेनली कौन से चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? जो अपन ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर होता है उसका सेक्शन 22 से 24, पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब जीएसटी लगने के लिए पर्सन का टैक्सेबल होना क्या है? जरूरी है। ओके, अब आइए नेक्स्ट। जेड ने, जूम होगा नहीं वो फिर ठीक है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 जेड स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द प्रोप्राइटरी फर्म और ऑल्सो सेटअप ए वन मैन कंपनी नेम जेड लिमिटेड, बताओ ओपीसी। तो बताओ वैसे तो जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो हम पैन नंबर वाइज जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? लेकिन यहाँ पे एक प्रोप्राइटर एक कंपनी है, भले ही दोनों का मालिक क्या है? जेड है, लेकिन ये अलग अलग पैन होगा, तो बताओ दोनों का टर्नओवर क्या होगा? अलग होगा। तो आप उसका टर्नओवर इसके टर्नओवर में ले नहीं सकते, समझ गए? तो दो अलग अलग लोग हुए, कौन कौन? जेड और जेड लिमिटेड। अब आपको बताना है कि उसका टर्नओवर निकाल के बताना है, क्या निकालना है? टर्नओवर। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ इस फर्म, ऑफ कोर्स टर्नओवर में आएगा। दूसरा सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू 100% ईओयू, बताओ ये भी टर्नओवर में आएगा। आपको पता है कि जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो चाहे एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, इंट्रा हो, इंटर हो, जीरो रेट हो, नील रेट हो, नॉन टैक्सेबल हो, सब टर्नओवर में आएगा। तो बताइए आएगा नहीं आएगा? आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ इस ओम फर्म, ये भी टर्नओवर में आएगा। एग्जाम सप्लाई ऑफ फर्म, ये भी आएगा। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऑफ इस फर्म, ये भी आएगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय द वन मैन ओपीसी, ये तो ओपीसी का टर्नओवर है, भले ही इसका मालिक जेड है लेकिन ओपीसी तो एक सेपरेट कंपनी है, उसका पैन नंबर अलग है, तो ये टर्नओवर ओपीसी का होगा, ये नहीं आएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जेड इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब क्या कह रहा है ये? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जेड इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ये सेल है परचेज है? परचेज हो गई ना ये। और बताओ परचेज टर्नओवर में नहीं आएगा। तो टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा? लास्ट के दो नहीं आएंगे, बोलो।
तो देखो पहला आएगा, दूसरा आएगा, ये सब आ रहे हैं और लास्ट के दो नहीं आ रहे। अब बताओ टर्नओवर कितना है, 41 लाख, और इसका आया 2,70,000। तो ओपीसी तो लाइबल नहीं है, बट ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बच्चों ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसलिए भी लाइबल है कि टर्नओवर ज्यादा है, प्लस क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंटर, तो 24 के हिसाब से भी क्या है, लाइबल है। और तीसरा, और आरसीएम लग रहा है, तो जहां पता है जब सेक्शन 24 में अगर सेव आपकी परचेज पे आरसीएम लग रहा है, तो रिसिपेंट को कंपलसरी क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन। तो कई कारण है, मतलब ये 22 के कारण भी लाइबल है और 24 के कारण भी क्या है, लाइबल है। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ पे तो केवल उसने ये नहीं पूछा लाइबल है नहीं है, यहाँ तो केवल क्या पूछ रहा है, उसका टर्नओवर निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, तो टर्नओवर में ये दो इंक्लूड नहीं होंगे। बोलो आगे की बात समझ में सबको? बोल, ठीक है। तो अगर हम टैक्सेबल पर्सन का फटाफट फटाफट रिवीजन करें, तो सेक्शन 23 आप होली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करते हो, इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट है, और अगर आपकी सेवाओं पे 100% आरसीएम लग रहा है, तो आपका टर्नओवर कितना भी हो आप लाइबल नहीं हो। 12 लोग सेक्शन 24 में कंपल्सरी लाइबल होते हैं, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सीटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंट्रा या इंटर अदर देन हैंडीक्राफ्ट, एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंट्रा हो या इंटर हो। अगर आपकी परचेज पे आरसीएम लग रहा है तो आपको कंपल्सरी करवाना है, तो चार तो एक हो गए। आप इको के थ्रू गुड्स बेचते हैं और इको टीसीएस कलेक्ट करता है तो आपको करवाना है, इको जो टीसीएस कलेक्ट करना है इको को करवाना है। जिन सेवाओं पे 95 पे इको लाइबल है वहां इको को करवाना है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो भी आपको करवाना है। सेक्शन 51 में आप टीडीएस काटने के लिए लाइबल हो, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो भी आपको करवाना है। अगर आप टैक्स आप किसी के बिहाफ पर आगे सप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप जिसके बिहाफ पर सप्लाई कर रहे हो अगर वो टैक्सेबल पर्सन है, तो आपको करवाना है। OIDAR इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड को, तो करवाना है। बोलो। और अगर आप मान लो 24 में नहीं हो तो 22 में, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ईच स्टेट में करवाना है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में परचेज को जोड़ेंगे नहीं, चाहे वो आरसीएम वाली हो या एफसीएम वाली हो, और सेल तेरे को लेंगे। सेल में चाहे इंट्रा हो, इंटर हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, जीरो रेट हो, नील रेट हो, नॉन टैक्सेबल हो, सबको लेंगे। अदर लॉ का टैक्स लेंगे बट पैन नंबर है ना, लेकिन जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जो सप्लाई नहीं होती, जैसे ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी, वो नहीं लेंगे। बोलो, है ना, वो शेड्यूल थर्ड वाली सप्लाई जो सप्लाई नहीं है उसको नहीं लेंगे, जॉब वर्कर को हम भेजेंगे वो सप्लाई नहीं, वो नहीं लेंगे। एडिशनल प्लेस को सप्लाई करेंगे वो नहीं लेंगे, बट डिस्टिंक्ट पर्सन को करेंगे तो वो लेंगे। और अगर मेरी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है लेकिन टर्नओवर तो मेरा मेरा लेंगे लेंगे। ये बातें हमने पढ़ी। तो अगर आपका टर्नओवर लिमिट से क्या है, ज्यादा, तो जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई, उन ईच स्टेट में आप क्या करवाओगे, रजिस्टर। ओके बच्चों। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये वाला, ये सब सीए इंटर फाइनल के क्वेश्चन है, पढ़ो। CTP has provide inter-state supply of notified products being textile, hand printing amounting 19,25,000. Those products were made by craftsmen by both hand and machine equally and has obtained pen. इसका मतलब ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स थोड़ी हुआ। हैंडीक्राफ्ट गुड्स होता है जहाँ पे टू मतलब मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हाथ से बना रहे हैं, या 50% हाथ से 50% मशीन से, तो बच्चों ये हैंडीक्राफ्ट नहीं हुआ। इसका मतलब 24 लगेगा, और जब 24 लगेगा तो सीटीपी को कंपलसरी करवाना है। हाँ अगर ये 100% हैंडीक्राफ्ट होता तो 24 नहीं लगता, या मेजरली हैंडी हाथ से बनाते तो 24 नहीं लगता, फिर जब 24 नहीं लगता तो फिर 22 लगता, और 22 में टर्नओवर कम है तो फिर वो लाइबल नहीं है। पर यहाँ पे 24 ही लगेगा क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, मेनली मशीन मेड गुड्स है। इसलिए 24 में सीटीपी को चाहे वो इंट्रा स्टेट करे या इंटर स्टेट करे, कंपल्सरी क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, आंसर पढ़ो इसका।
ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों आप लोग को? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आया। बंटू दिल्ली का है, बिजनेस कर रहा है अक्रॉस इंडिया, और इंटरेस्ट रेट टर्नओवर उसका ये है, टैक्सेबल सप्लाई मेड फ्रॉम दिल्ली 18 लाख, आंध्र प्रदेश से 10 लाख, और टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई मेड फ्रॉम तमिलनाडु 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख। टैक्सेबल सप्लाई मेड फ्रॉम दिल्ली 18, आंध्र प्रदेश में लिमिट क्या होती है, वो अरुणाचल प्रदेश था, ये आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल, अरुणाचल पे 20 होती है, आंध्र प्रदेश में तो 40 ही होती है। तो 18 और 10 28, 5 और 6 तो 39 हुआ ना। तो वैसे देखा जाए तो 39 हुआ, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया, मतलब ये पूरे इंडिया में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसका मतलब वैसे तो 22 के हिसाब से लाइबल नहीं है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई भी तो कर रहा है। बोलो तो बताओ ये कंपलसरी क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब जैसे बच्चों एक सेकेंड, इसमें ये कह रहा है कि डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया, और इंट्रा स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब देखो ध्यान रखना, एक तो क्या होता है कि मान लो मैं जयपुर की मेरे 3 जगह ऑफिस है, जयपुर दिल्ली कलकत्ता, जयपुर की जयपुर में बेच रहा हूँ, कलकत्ता की कलकत्ता में बेच रहा हूँ, तो फिर मैं इंटर थोड़ी कर रहा हूँ। बोलो, हाँ जयपुर से कलकत्ता बेचूंगा तो इंटर होगा ना। तो मेरे मान लो 3 ऑफिस है, जयपुर, कलकत्ता और मुंबई। तो बताओ उस केस में जयपुर ऑफिस केवल जयपुर में माल बेच रहा है, कलकत्ता ऑफिस केवल कलकत्ता में बेच रहा है, मुंबई केवल मुंबई में बेच रहा है, तो फिर बताओ क्या होगा। नहीं, ये तो कह रहा है टैक्सेबल सब, यहाँ लिखा हुआ ना इंट्रा। ये कह रहा है कि इसका डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया। अब बताओ इंट्रा, दिल्ली की दिल्ली में कितनी है, 18, आंध्र प्रदेश में कितनी है, 10, और ये बोल रहा है यहाँ। और यहाँ पे अगर ये इंट्रा नहीं लिखा होता ना, तो फिर मैं फिर भी सोच लेता क्या कि ये इंटर भी कर रहा है, लेकिन यहाँ इंट्रा लिखा हुआ है ना तो फिर लिमिट तो 40 लाख लगेगी। अगर इंटर होगा तो फिर कंपल्सरी लाइबल होगा, और अगर इंटर नहीं होगा, देखो आंसर। तो पहले तो उसने बता दिया टर्नओवर में क्या आएगा, फिर और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो लिख देना, वी आर एज्यूमिंग दैट ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा। लिखने में कोई बुराई नहीं है, समझ गए बच्चों? क्लियर है बच्चों सबको? बोलिए। क्वेश्चन 6, comments on the liability to get registered under the GST law in the given independent situation for the financial year 2021. Your answer should be also into include relevant provision of law notification circular. पहला देखो आप, पहला बोलो, बताओ। रिद्धिमा है, एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपोर्ट, और 17 लाख उसका है, इसके अलावा उसकी ब्याज की इनकम है। तो ठीक है, ब्याज की इनकम को हम टर्नओवर में नहीं लेंगे, सपोज करो, है ना, ब्याज की इनकम को हम, ये कोई सप्लाई वाला ब्याज होगा तो टर्नओवर में लेंगे, लेकिन ये तो लोन डिपॉजिट का ब्याज है, उसको सब टर्नओवर में नहीं लेंगे। अब टर्नओवर इसका 17 लाख है। अब मुझे बताओ, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा है, और जब इंटर हो गया, और जब इंटर हो गया तो कंपल्सरी क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन। बोलो, देखो आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, अर्जुन एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है हरियाणा में और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ड्यूरिंग ईयर टर्नओवर फ्रॉम एग्जाम सप्लाई 47 लाख और अजंता इंटरप्राइज आल्सो सोल्ड ऑल जनरेटर फॉर 1.25 लाख। ओहो, अब बताओ ये एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी डील कर रहा है और टैक्सेबल में भी कर रहा है, बोलो ना। तो बताइए अगर ये 100% एग्जाम करता तो 23 लग जाता, लेकिन ये तो दोनों में कर रहा है। तो अब जब दोनों में करेगा तो 23 तो लगेगा नहीं, फिर कौन सा सेक्शन लगेगा, 22 लगेगा। और जब 22 लगेगा तो टर्नओवर देखेंगे और टर्नओवर इसका 40 लाख से ज्यादा है, तो लाइबल या नॉट लाइबल? लाइबल। देखो आंसर। हाँ, तो अपन टर्नओवर तो पैन नंबर वाइज निकालते हैं ना, तो दोनों को जोड़ते फिर। भाई टर्नओवर निकालेंगे तो देखो क्या बोल रही हो, वापस बोलना क्वेश्चन। हाँ, तो टर्नओवर तो हम दोनों का ही निकालेंगे ना। 20, हाँ 40 वाली लिमिट लट्टी क्योंकि कहां से सप्लाई कर रहा है, कौन से स्टेट से कर रहा है? हाँ, तो बस 40 की लग जाएगी ना। हाँ, फिर 22 लग जाता। थर्ड, मिस्टर पी की प्रेजेंस है 2 स्टेट में, हरियाणा में और अदर राजस्थान में। उसने राजस्थान में क्या कर लिया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया और इस टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इन राजस्थान 32 लाख और हरियाणा में 5 लाख। इज ई मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा आल्सो? बच्चों ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वैसे तो ये आदमी लाइबल ही नहीं था, बोलो। लाइबल नहीं था क्योंकि राजस्थान हरियाणा में दोनों में क्या लगेगी, 40 लाख की लिमिट लगेगी। अब ये लाइबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मान लो एक आदमी लाइबल नहीं है और उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहां ले लिया, राजस्थान में, तो क्या वो हरियाणा में भी लेगा या नहीं लेगा? तो इस सिचुएशन का पूरे लॉ में कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। तो देखो आंसर, देखो इसका आंसर कितना इंटरेस्टिंग है, देखो आंसर देखो इसका। तो एक बार तो बोल दिया भैया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, पैन नंबर वाइज होता है। तो एक स्टेट में अगर आप क्या करवाते हो, रजिस्ट्रेशन, एक स्टेट में क्या करवा लेते हो, भले ही आपने क्या करवाया हो, वॉलेंट्री, तो फिर आपको हरियाणा में भी करवाना पड़ेगा। एक तो ये बोल रहा है, देखो। अब सेकंड क्या बोल रहा है, हाँ, तो मतलब इसने दोनों व्यू पॉसिबल है, बताओ क्या पॉसिबल है। मतलब क्योंकि लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके एक पेन नंबर वाले के 2 ऑफिसर और आप मान लो लिमिट तो कम है और आपने एक के लिए ले लिया तो दूसरों को भी लेना पड़ेगा। तो एक व्यू तो क्या है कि एक के लिए लिया तो दूसरे के लिए लेना पड़ेगा, और दूसरा व्यू क्या है, दूसरे के लिए नहीं लेने की जरूरत है। तो आप दोनों व्यू लिख सकते हो क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ। वो तो तब होता है जब अपन टैक्स वहां का टर्नओवर क्रॉस हो रहा हो, यहाँ पे टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा इसलिए हो रहा है ये। ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने। अब बताओ 4। फिर तो करवाएगा ही ना। ये तो, ये क्वेश्चन तो, ये इतना, ये क्वेश्चन वो नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन तो इतना सा कह रहा है कि एक आदमी लाइबल नहीं था और उसने एक स्टेट में तो वॉलेंट्री ले लिया। तो क्या जब एक स्टेट में आपने करवा लिया तो दूसरे में भी करवाना पड़ेगा क्या?
तो इसका लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो इसने दोनों आंसर दे दिए। ये क्या पढ़ रहा है, पढ़ो फोर्थ। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कर रहा है, तो शेयर्स तो क्या है, सिक्योरिटी है, तो वो तो गुड्स और सर्विस ही नहीं है, तो जब गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो फिर लाइबल ही नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए आपको। बच्चों क्लियर है आपको सबको? अब फिर ऐसा ही क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोनों जगह आया है, सी और सीएमए में, और ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन है। देखो, हाँ जी, बताओ बताओ। जयंत है, राजस्थान का है, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर सेल ऑफ डीजल ऑन विच स्टेट वेट इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। अगर ये 100% पेट्रोल डीजल में डील करता तो लाइबल ही नहीं है, बट ये तो ओरो में भी कर रहा है, तो जब ओरो में कर रहा है तो टर्नओवर में आएगा नहीं आएगा, आएगा। दूसरा, ओहो, एक्सप्लेनेशन टू लगा रहा है, ध्यान है। अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट अपने नाम से आगे इनवॉइस काट रहा है, टर्नओवर किसका मानेंगे, एजेंट का। एक एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर प्रिंसिपल का माल जॉब वर्कर के यहाँ पड़ा हुआ, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, और फिर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के यहाँ से किसी को माल बेच रहा है, तो टर्नओवर जॉब वर्कर का माना जाएगा, प्रिंसिपल का माना जाएगा, प्रिंसिपल। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो जैन था ना, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ जैन एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ लाइन पढ़ के बताओ, जैन, तो अब बताओ यहाँ जैन जॉब वर्कर है या जॉन जैन प्रिंसिपल है। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर फ्रॉम द प्लेस ऑफ जैन डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल। अपन टर्नओवर किसका निकाल रहे हैं, जयंत का, तो ये टर्नओवर में नहीं है। तो समझ गए क्या, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट आएगा। अब तो सप्लाई टू ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान, एडिशनल डिस्टिंग पर्सन को करोगे तो आएगा, लेकिन एडिशनल प्लेस को करोगे तो सब टर्नओवर में नहीं है। लिखवाया था मैंने बच्चों आपको। मेरी सेल पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, अरे टर्नओवर तो मेरा ही है बोलो, अरे मेरी सेल पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, टर्नओवर किसका है, मेरा ही तो है, तो टर्नओवर में तो आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो केवल टर्नओवर में एक नहीं आएगा क्या, थर्ड, सेकंड नहीं आएगा बोलो, और एक फोर्थ नहीं आएगा। अब टर्नओवर निकालो, एक, 5 और एक, 7 हो गया। तो वैसे तो लाइबल नहीं है, बट ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंटरस्टेट हो गया ना, तो कंपल्सरी करवाएगा। क्या करवाएगा, कंपल्सरी। बच्चों समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 8, जाना मत बच्चों, अपन पूरा करके ही जाएंगे इस टैक्सेबल पर्सन चैप्टर को, समझ गए ना, क्लियर है यहाँ पे। देखो, कृष्णा कहाँ का है, हिमाचल का, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पांडिचेरी, तेलंगाना। इसका मतलब हिमाचल उसमें नामों में नहीं आ रहा। बताओ, रेडीमेड गारमेंट बेच रहा है, हिमाचल में कितना टर्नओवर है, 25, और इसके 2 शोरूम है, एक मणिपुर में और एक सिक्किम में, 15 और 18। बताओ कौन सी लिमिट लगेगी, 10 लाख वाली। जब 10 लाख वाली लगेगी तो सभी स्टेट में क्या करवाएगा, लायबल कर लेंगे ये तो बच्चों, बोलो। नेक्स्ट, अंकित, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, फिर वो क्या था, अरुणाचल, यूके, अरुणाचल, वो तेलंगाना आता था। अरे तेलंगाना नोटिफाइड गुड्स में आता था, वहां 20 लाख की लिमिट लगेगी, और टर्नओवर कितना है, 25। लाइबल या नॉट लाइबल,
तो बच्चों देखो, एग्जाम में क्वेश्चन या तो कैसे आता है, ऐसे इंडिविजुअल नाम बताओ, और ये आता है टर्नओवर निकालते हुए। समझ गए? अब बताओ, पान मसाला नोटिफाइड गुड्स में आता नहीं आता है? तो उत्तर प्रदेश मत देखना, पान मसाला नोटिफाइड गुड्स के ट्रेडर और मैन्युफैक्चर तो लिमिट 20 लाख लगेगी। बताओ तीनों केस में लाइबल है, तीनों केस का आंसर क्या होगा? लाइबल है। तो पहले में भी लाइबल है, ये भी लाइबल है, बोलो। हाँ, तीनों लाइबल है, तीनों लाइबल है, बोलो। तो ये आया नेक्स्ट, देखो ये। हाँ, तो फिर तो नहीं होता, फिर नहीं होता ना। इधर टर्नओवर 7 लाख ही तो था, तो फिर तो करवाएगा ना जाओ। अरे यार, अगर 24, तो और सेल भी तो है, केवल एक ही सेल थोड़ी, और भी तो सेल थी उसकी। अरे ठीक है, तुम 23 लगाना चाहती हो कि आपकी सप्लाई पे आरसीएम लगा तो आप लाइबल नहीं हो। तो अगर केवल वहां पे केवल आरसीएम वाली सेल होती तभी तो 23 लगता। यहाँ आरसीएम के अलावा और भी तो सेल है, बोलो। समझ में आ गई बात? पढ़ो इसको। कौन सा एक्सप्लेनेशन? अगर प्रिंसिपल, तुम देखो सेक्शन 22 के अंदर दो एक्सप्लेनेशन लिखवाए थे मैंने, 23 में दो एक्सप्लेनेशन थे अपने, देखो तुम, कि अगर आप प्रिंसिपल को माल बेचते हो, प्रिंसिपल फिर क्या, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, प्रिंसिपल किसको सप्लाई करता है, और एजेंट आगे क्या, अपने नाम से इनवॉइस देता है। तो टर्नओवर किसका माना जाएगा? एजेंट का। टर्नओवर किसका माना जाएगा? एजेंट का। पढ़ो इस क्वेश्चन को। अब बताओ ये क्या कह रहा है, अगर आप किस में डील करते हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, तो बताओ क्या होगा? पहले वाले का आंसर क्या होगा? क्यों नहीं है? अरे पहले भी तो कराएगा, नहीं कराएगा? पहले भी नहीं कराएगा, बताओ क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट नहीं है। अब जब हैंडीक्राफ्ट नहीं है, तो टर्नओवर क्या है, लिमिट से कम है, तो नहीं कराएगा। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, 75% काम मशीन से होता है। तो जब 75% काम मशीन से होता है, तो वो हैंडीक्राफ्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? नहीं माना है। तो अब बताओ सीटीपी है, तो सीटीपी को कंपलसरी करना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में नहीं करवाना, क्योंकि 22 लगेगा, दूसरे वाले केस में 24 लगेगा। आई क्या बात समझ में? क्वेश्चन 10, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, 12 लाख बोलो। लाइबल या नॉट लाइबल? सब में करवाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो पहले वाले भी तो करवा रहा है ना, बोलो। बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा, अगर मनी त्रिपुरा से वो पेट्रोल डीजल बेच रहा है, पेट्रोल डीजल मतलब नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल का मतलब एग्जम्प्ट। तो बताइए, जब हम 10 लाख की लिमिट देखते हैं तो कब देखते हैं, जब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब ये तो एग्जाम सप्लाई कर रहा है, जब एग्जाम सप्लाई कर रहा है, तो 10 लाख वाला नियम नहीं लगेगा, फिर लगेगा 40 लाख वाला नियम। उस केस में वो लाइबल नहीं है। आई के बात समझ में? अरे 10 लाख की लिमिट तब अप्लाई होती है जब उस स्टेट से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई। ओके, क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्या और है? लास्ट है। ये देखो, फरवरी 22,
कहाँ पे कर रहा है? उड़ीसा। मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भी अपने ऊपर देखा था। आउटवर्ड सप्लाई पेट्रोल की आएगा, ये भी आएगा। पेज नंबर वाइज निकालते हैं ना, ये भी आएगा। भाई आपकी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा तो आएगा नहीं आएगा? आएगा। बट आपकी परचेज पे आरसीएम लग रहा है, वो नहीं है। क्यों आएगा? तो मैंने मना कब किया? नहीं, ब्रांच क्या है, सेम स्टेट में है क्या? ये उड़ीसा में है और ये उत्तर प्रदेश में, तो आएगा नहीं आएगा। तो तब क्या नहीं आएगा टर्नओवर में? तो सब आ रहा है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? ऑनलाइन। तो ये यहां तक के सारे आ गए। ठीक है। अब मैंने, देखो, ये फाइलें बना रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने ये तो ले ही लिया। अब अगर हम फाइल देखते हैं तो टैक्स ऑप्शन की फाइल होगी ना यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने इनके क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, जैसे अब ये सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो आज अपन ने, बताओ, कौन सा पार्ट डिस्कस किया? अब क्या ये वाला पार्ट आप कर लेंगे बच्चों? बोलो। पहले मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल चैप्टर्स के क्वेश्चन कराऊंगा 3-4 दिन, और फिर क्या करवाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे आपको फाइनल निकालना है आउटपुट और क्या निकालना है इनपुट। समझ गए? तो कल जो मेनली फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए आपको टाइम लग गया। अब जो मेनली फोकस रहेगा किस पे रहेगा? सप्लाई और कौन सा? समझ गए क्या? फिर एक किस पे रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कल की क्लास में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे? गुड्स सप्लाई और आरसीएम। और परसों की क्लास में प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ गए क्या? एग्जामिशन में बाद में कवर लूंगा, फिर मैं वैल्यूशन लूंगा, फिर क्या लूंगा, कंपोजिशन, और फिर क्या लूंगा, आईडी, और फिर लास्ट में आऊंगा किसमें, एग्जाम। फिर लास्ट में मिक्स क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्लियर है सबको? कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कल देखते हैं इसको।